बात करेंगे नए चैप्टर की, यानी जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। बहुत बड़ा नाम है यार, इसको छोटा करते हैं। मेटलर्जी। मेटलर्जी ये चैप्टर आपके बोर्ड में अगेन बाकी सब चैप्टर की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या होता है, पहले इसको मैं समराइज करता हूं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक और बात बोल दूं चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपको, कि इस चैप्टर को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको वो तरीका, मतलब आप एनसीईआरटी को अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। लेकिन जब आप मेरे प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, जब आप धीरे 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 सारे पॉइंट्स को कवर, आपको ऐसा लगेगा कि आप एनसीईआरटी, आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप अभी वीडियो को मत देखो, आप जाके एक बार एनसीईआरटी बस ऐसे खाली रफली घुमा लो, आपके दिमाग का ना चक्कर घिन्नी घूम जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा यार, बोलेगा यार ये क्या हो रहा है यार, क्या है ये चैप्टर। उसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक अलग तरीके से एक नए डिजाइन में मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, कि पहले क्या होता है, हर एक टर्म्स हर एक बात को आपको समझा दूंगा, और अचानक से जब वो बात खत्म होगी तो आपको दिखेगा अरे 75% चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है। तो एकदम न्यू वे में आपको ये चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये चैप्टर है क्या। जैसे मान लिया जाए आपकी मम्मी ने आपको कहा कि बेटा जाओ और जाकर आलू ले आओ, 1 केजी आलू। हाँ यार, थोड़ा वेजिटेरियन सेगमेंट रखते हैं, अब कितना यार नॉन वेज वगैरह में चलते हैं, आपकी मर्जी, आप नॉन वेज में भी जा सकते हो, बट चलो मैं हल्का फुल्का रखता हूं। आलू, आप गए, आपने आलू खरीदा और आप आलू खरीद के ले आए। सबसे पहले आपकी मम्मी क्या करती है, उसको आलू को बढ़िया से धोती है, एकदम साफ। मम्मी कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मम्मी का ही ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं घर पे आलू सब्जी बनाना उन्हीं का काम है, ऐसा कुछ नहीं, सबको करना चाहिए। सबका घर है तो सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो मान लीजिए आलू है, वह आलू को आपने ढंग से पूरा अच्छे से साफ कर दिया, वॉशिंग हो गई। अब आप आलू की कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद भी कुछ लोगों को फील आता है कि नहीं इसको एक बार और धो लेना चाहिए, हालांकि साइंटिफिक वे में अगर देखा जाए तो दोबारा नहीं धोना चाहिए, फिर भी साफ सफाई को ध्यान देते कुछ लोग उसे दोबारा वॉश कर लेते हैं, चलिए उनकी मर्जी। तो सफाई कर ली, फिर आपने कटिंग कर ली, कुछ लोग फिर से सफाई कर लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। उसके बाद क्या करते हैं आप, गर्म तेल हुआ और उस गर्म तेल में उस आलू को डाल देते हैं, और उसके बाद वो बनना शुरू होता है। फिर उसमें आप थोड़ा बहुत और कुछ भी डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मसाला डालते हैं, और फिर उसको बढ़िया से घुमाते हैं, और उसके बाद कुछ देर उसको छोड़ देते हैं, एक परफेक्ट हीट पर एक हीट देते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से कुछ देर बाद बन के रेडी होता है, और वो सब्जी आप खाते हैं। यस और नो? आप कहेंगे सर ये केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं सर, आप कुकिंग स्टाइल क्यों सिखा रहे हैं? मेटलर्जी भी कुछ ऐसा ही है। आप किसी भी मेटल को अगर चाहते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म में आपके पास आए, लाइक आयरन, गोल्ड, कॉपर, जिंक, कुछ भी अगर प्योरेस्ट फॉर्म में आए, तो आपको क्या लगता है वो हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में ही जहां भी रहता है रखा रहता है? ऐसा तो है नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि जमीन की खुदाई से या पहाड़ों की खुदाई से जगह जगह से तरह तरह के मेटल्स वगैरह मिलते हैं। तो जब वो मिलता है तो क्या वो उसी फॉर्म में मिलता है जिस फॉर्म में आप उसे देखते हैं, या कुछ और फॉर्म में मिलता है? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कभी यूट्यूब पर एक वीडियो देखिएगा किसी का भी, कि गोल्ड का जो प्रिपरेशन होता है, जो गोल्ड हम हमारे पास जो आता है वो एक्चुअली में पाया कैसे जाता है, मेटलर्जी ऑफ गोल्ड। तो आप देखिएगा एक प्रोसेस होता है, आप पहले उसकी खुदाई करते हैं, जमीन की खुदाई के बाद आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं जिससे आप मिनरल्स और ओर की कैटेगरी में रखते हैं, फिर आप उसकी सफाई करते हैं, फिर उसको हीट वगैरह प्रोवाइड करके शुद्ध मेटल आप प्राप्त करते हैं। ये जो आपने जो पहले खुदाई से लेकर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल तक का जो सफर तय किया, यही वो चैप्टर है। तो आप समझ गए मैंने कितनी बड़ी बातों को घुमाया। यही ये चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटलर्जी। तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे पहले अब थोड़ा सा हम लोग मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मेटलर्जी एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी क्या होता है ये आपको जरा सा मैं बता दूं, कि भाई मेटलर्जी क्या होता है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, और जिस तरीके से मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, आप देख लीजिएगा पूरा लेक्चर खत्म कहेंगे यार ये तो बहुत इजी चैप्टर था। लेकिन अभी अगर मेरी बातों में थोड़ा भी आपको चैलेंज पसंद है तो वीडियो मत देखिए, जाइए पहले एनसीईआरटी का आप एक बार पूरा बढ़िया से रीडिंग मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग का दही हो जाता है।
तो डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी की मैं बात कर रहा हूं। अब क्या है भाई मेटलर्जी? तो लिखेंगे इट इज द साइंस, ये क्या है? इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ extracting, it is the science and technology of extracting metals from their natural resources, and preparing them for practical use। क्या मैंने लिखा, इसको जरा एक बार फिर से पढ़िएगा। मैं लिखा इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर प्रैक्टिकल यूज। कई बार प्रैक्टिकल की जगह इकोनॉमिकल यूज भी लिखा होता है, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी। अगर कोई बोलेगा तो ये समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर क्या कहता है, ये क्लियर हो गया ना आपके लिए कि हम इस चैप्टर में कोई भी मेटल कैसे उसके नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल ओरिजिन से निकालकर प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इसकी पूरी कहानी का ताना बाना जो है ये मेटलर्जी है। तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पूरी कहानी इसमें देखेंगे। चलिए अगला है डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स। आपने मिनरल्स के बारे में भी सुना होगा। अगर मैं डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में बात करूं, या सीधा सीधा मैं मिनरल्स ही लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डबल एरो मार्कर में यहां लिखता हूं मिनरल्स। क्या होता है मिनरल, सारा पॉइंट लिखते जाइएगा। क्या होता है मिनरल्स, हम लोग अब जरा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स का हम कहेंगे द natural materials in which the metal occurs in the earth are called minerals। मैंने क्या लिखा, पढ़िएगा। मैंने लिखा कि द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल अकर्स, या मेटल्स अकर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। तो अगर मिनरल, ये डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। तो मिनरल्स क्या होता है, उसके बाद डबल एरो मार्कर हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई लगे हाथ, और क्या होता है जरा उस पर भी गौर कर लिया जाए। आपने इसके बारे में भी सुन रखा होगा कि भाई और क्या होता है। तो चलिए और का डेफिनेशन लिख लिया जाए। लिखेंगे द मिनरल्स या द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज कन्वीनियंटली, आप कह सकते हैं कन्वीनियंटली and economically extracted are called ores या ore। वो मिनरल जिससे आप मेटल को बाहर निकालते हैं कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली, उसे आप ओर कहिएगा। और नेचुरल अर्थ क्रस्ट में जो आपका पाया जाता है मेटल, उसे आप मिनरल्स कहेंगे। तो मिनरल और ओर्स के रेस्पेक्ट में ये बात आप जानते हैं। यहीं पर लगे हाथ मैं एक बात नोट करके आपको लिख दूं जो आपके काम में आने वाला है। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ओर्स। ये बात याद रखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, all the ores are
minerals. All the ores are minerals, but all minerals but all minerals cannot be but all minerals cannot be ores. ठीक है, तो ये बात भी अपने दिमाग में आप रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि भाई जो भी ओर वगैरह है वो किस तरह से मिनरल होता है, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं होते। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि हम लोग इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, मेटलर्जी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, मिनरल्स क्या होता है ये बता दिया, और ओर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक बड़ी सी छोटी सी एक चीज है, मैं आपको एक और यहां पर बात बोल दूंगा। कुछ ओर्स का फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी के शुरुआत में ही, जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा चैप्टर तो उसके नेक्स्ट पेज में ही आपको एक टेबल मिलेगा, परफेक्टली सारे मेटल्स के हिसाब से उन्होंने ओर का वहां पर नाम दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं वो चीज मैं अभी भी कर सकता था, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस लेक्चर के बाद आप उस टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ओर वाला जो टेबल होगा। लेकिन आगे जब मैं मेटल्स का स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मैं सारे ओर्स का अलग से आपको फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा थोड़ा ज्यादा मात्रा में। तो मैं चूंकि वहां पर आगे ये बताने वाला हूं इसलिए मैं अभी उसको कंसिडर नहीं करूं, लेकिन फिर भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ नेक्स्ट पेज में ही मिलेगा, जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है उसके नेक्स्ट पेज में आपको टेबल मिल जाएगा। तो ये बात हो गई। चलिए अब मैं बात करता हूं जरा सा क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स की, कि मतलब ओर्स जो होते हैं वो किस किस तरह के कौन कौन से मेटल या कौन कौन से कंपाउंड में कंसीडर होंगे। बड़ा मजेदार चैप्टर है यार, बढ़िया से पढ़ो इसको। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स की, कि क्या है ये ओर्स और कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स के रिस्पेक्ट में। तो नंबर वन, सबसे पहले बात करेंगे भाई ऑक्साइड ओर्स की। देखिए मैं जो चीज अभी यहां पर लिखने जा रहा हूं ये सब आपके काम में आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा दिल से इसको लिखते जाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको सब कुछ आसान लगेगा। ऑक्साइड ओर्स की बात करते हैं, जैसे मेटल्स metals such as copper, zinc, aluminium, iron, tin, manganese, etc. occur in nature occur in nature as ऑक्साइड्स। आप समझ गए मैंने क्या बताया आपको। अगर कोई कहे कि कोई ऑक्साइड ओर का एग्जांपल दीजिए कौन कौन सा मेटल बना सकता है, तो आप कहिएगा कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, टीन, मैग्नीज, ये वो सब हैं जिनके ऑक्साइड्स के ओर वाले फॉर्म आपको देखें, मतलब ये जो ओर होगा इनका वो ऑक्साइड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे की, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स, मतलब कुछ ऐसे भी ओर्स होंगे ऑक्साइड वाले जो हाइड्रेटेड होते हैं। जरा इन पर भी थोड़ा गौर किया जाए भाई कि ये कौन कौन होगा। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स में आप कह सकते हैं कि एल्युमिनियम, आपने अक्सर फॉर्मूला में डॉट H2O वाला फॉर्मूला देखा होगा, जैसे Fe2O3 डॉट XH2O रस्ट वाला फॉर्मूला याद होगा, या Al2O3 डॉट XH2O। आप यहां पर X में मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। तो ये जो आप देख रहे दीज आर हाइड्रेटेड, तो ये एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा अकर एक्सेट्रा अकर इन नेचर एक्सेट्रा अकर इन नेचर एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स और आप लिख सकते हैं। ये हो गया दूसरा। चलिए बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा कौन सा है भाई, तो सल्फाइड ओर्स है। तीसरा कौन सा है, सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स क्या होगा, मतलब फिर वही बात, ऐसा कौन कौन सा मेटल होगा जिसके सल्फाइड को आप ओर्स के रूप में देखेंगे या आपको मिलेगा, जैसे सिल्वर, कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी, लेड, टीन, आयरन,
and cadmium occur in nature occur in nature as सल्फाइड्स। ये आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा। देखते जा रहे हैं। चलिए चौथे की बात करते हैं। तीसरा तो हो गया, चौथे की बात करते हैं कार्बोनेट ओर्स। बात करते हैं कार्बोनेट ओर्स की। क्या है भाई कार्बोनेट ओर्स? तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो कौन कौन सा? सोडियम कार्बोनेट आपने सुना होगा, तो मैं यहां लिखता हूं सोडियम, उसके बाद कॉपर, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर जिंक, ठीक है, उसके बाद लेड, उसके बाद आयरन, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा अकर इन नेचर एज देयर कार्बोनेट ओर्स। तो सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, ये सभी आपका कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। चलिए पांचवें की बात करते हैं। पांचवें में चलते हैं, दैट इज सल्फेट ओर्स। ये हो गया सल्फेट ओर्स में। जो भी आपको ये लिस्टिंग दे रहा हूं बेटा, ये सब काम में आएगा। आईआईटी और मेडिकल तक की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स ओनली। ये आईआईटी और मेडिकल सब में काम आता है स्पेशली। तो बात करते हैं सल्फेट ओर्स की। जैसे मान लीजिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, उसके बाद बैरियम, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम, एक्सेट्रा। अब आप समझ ही होंगे कि ये सब सल्फेट ओर्स के रूप में पाया जाएगा। चलिए छठा एग्जांपल भी ले लेते हैं। छठा किसका है भाई? तो हैलाइड ओर्स की मैं बात करता हूं। बात करेंगे हैलाइड ओर्स की। अब ये क्या है भला? तो हैलाइड ओर्स में जो जो हैलाइड बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम अकर एज देयर फ्लोराइड्स। ये सभी फ्लोराइड्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। उसके अलावा पैराग्राफ चेंज करके मैं लिखता हूं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम एंड लेड अकर एज देयर क्लोराइड्स के फॉर्म में ये मिलेगा आपको। और सिल्वर के बारे में ये चीज ऑल्सो मैं लिखता हूं, सिल्वर जो है ब्रोमाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो लिखेंगे सिल्वर ऑल्सो अकर एज ब्रोमाइड्स। ये आपका ब्रोमाइड्स के फॉर्म में भी पाया जाएगा। तो ये हैलाइड ओर्स के रेस्पेक्ट में बात हो गई। लगे हाथ, चलिए मैं सातवां एग्जाम्पल भी आपको बताता हूं। सातवां क्या है भाई? तो फॉस्फेट की मैं बात करता हूं, और ये मिनरल के फॉर्म में भी देखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फेट मिनरल्स। क्या है भाई फॉस्फेट मिनरल्स का एग्जाम्पल? तो इसमें हो जाएगा आपका कैल्शियम अकर एज फॉस्फेट। कैल्शियम जो है फॉस्फेट के फॉर्म में इन नेचर पाया जाता है। तो ये हो गया सातवां एग्जाम्पल। आठवां लिखते जाइएगा। आठवां हो जाएगा आपका सिलिकेट मिनरल्स। सिलिकेट मिनरल्स में कौन आ जाएगा आप? तो ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये सब आपका वो एलिमेंट का एग्जाम्पल होगा। मतलब ये और है, ये इस तरह से पाया जाता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो सिलिकेट मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, यही दो एग्जाम्पल रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स सिलिकेट के फॉर्म में आपको पाया था। मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम अकर एज कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स इन नेचर। ये नेचर में इस तरह से पाया जाएगा। और चलिए एक और आखिरी वाला भी बता दूं मैं आपको, नाइन्थ, दैट इज नाइट्रेट मिनरल्स। हम लोग बात करेंगे नाइट्रेट मिनरल्स की। अब नाइट्रेट मिनरल्स में क्या एग्जाम्पल लगेगा भाई? तो सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों इस एग्जाम्पल में आपको यूज कर देना है। तो इस तरह से ये बात हो गई।
ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने क्या बताया, ओर्स का क्लासिफिकेशन। कितने तरह के ओर्स हो सकते हैं? ऑक्साइड ओर होगा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगा, सल्फाइड ओर, सल्फेट ओर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हेलाइड्स, सिलिकेट्स, ये हर तरह का, कार्बोनेट्स, ये हर तरह का आपको ओर्स मिलेगा। और कौन कौन बनाएगा, तो उसका एग्जाम्पल मैंने मेटल में दे दिया। अभी आपको हो सकता है ये देख के लगे इतना याद करना पड़ेगा सर। रटने का प्रयास बिल्कुल मत करना। अगर आप रटने का प्रयास करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको जिंदगी में याद नहीं होगा। रटने का तो कोशिश नहीं करना, बस इसको करना यह है कि इसको समय समय पर एक बार इसकी झलक देखनी है और दिमाग को जरा सा जोर देना है सोचने के लिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सिलिकेट्स कौन कौन सा मेटल में और फॉर्म में पाया जाएगा, मेटल सिलिकेट कौन कौन सा होगा, या आपको कोई फॉस्फेट कौन होगा या नाइट्रेट कौन होगा, तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। और ये रट के नहीं होगा, ये प्रैक्टिस रिवीजन से। तो यहां तक तो चलिए इंट्रोडक्टरी बात हो गई। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे भाई कि अब मेरे पास मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं बिल्कुल यूनिक मेथड में ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा मेथड कि इससे मतलब 100 सुनार की और एक लोहार की, वो जो फ्रेज पढ़ा है ना, वो वाली कहानी यहां हो जाएगी। एकदम से आप पूरी मतलब झक मारते रहो और ऐसे सारे, मैं आपको डायरेक्टली स्टेप्स में ही इन्वॉल्व कर देता हूं। सारे सवाल का जवाब आपको मिलते चला जाएगा, एक बार ढंग से खाली देख लेना। और उसके बाद आप जो पढ़ोगे सब आपको समझ में आएगा, गारंटीड बोल रहा हूं। तो ढंग से पढ़ना। तो यहां पर लोग बात करते हैं कि मेटलर्जी में स्टेप्स जो है क्या क्या इन्वॉल्व होगा। तो यहां लिखते हैं स्टेप्स, स्टेप्स इन्वॉल्व, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जिकल, मेटलर्जिकल प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। आपके मेटलर्जिकल प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, हम लोग जरा उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको सारा स्टेप्स लिख के दिखाता हूं, जिससे आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको सारा स्टेप्स दिखाता हूं, क्या क्या स्टेप्स है भाई। तो नंबर 1, सारे स्टेप्स को पहले लिख लीजिए और फिर एक एक करके उन सारे स्टेप्स को मैं डिस्कस करूंगा। और जैसे ही वो स्टेप्स खत्म हुआ, आपका 75 नहीं कहूंगा, 85% चैप्टर खत्म हो गया, समझ लीजिए। ये यूनिक चीज है, आप देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे क्रशिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। लिखते जाइएगा और हर स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से नंबरिंग दीजिएगा। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, ये आपका पहला स्टेप होगा। फिर पहले जैसे मैंने कहा सारे स्टेप्स को लिख लीजिए। नंबर 2, नंबर 2 लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग, कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर, कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। चलिए तीसरे की बात करते हैं। नहीं, तीसरे से पहले यार, अभी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी तो स्टेप है, तीसरा कैसे हो गया? ये हो गई बात। अब मैं इसके अंदर चलता हूं आपके लिए पहला स्टेप लेकर कि भाई अब इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग में सबसे पहला होगा लेविगेशन। सारा स्टेप लिखिए, पहले नाम लिख लीजिए, बाद में सब एक एक करके बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं, पहले लिख लो यार। लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। चलते हैं बी की तरफ। बी क्या है? बी है मैग्नेटिक सेपरेशन, बी है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। ये हो गया आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। चलिए सी क्या है भाई? तो सी है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सी है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये सारे स्टेप्स को लिखते जाइए, एक एक करके सारा डिस्कस करूंगा, चिंता की बात नहीं है। डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका कैल्सिनेशन, डी है आपका कैल्सिनेशन। एकदम लिखते जाइए फटाफट। उसके बाद चलते हैं ई में, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग की बात करेंगे, क्या है भाई रोस्टिंग, उस पर बात होगी। उसके बाद चलेंगे एफ में,
दैट इज लीचिंग, LEACHING, लीचिंग की बात करेंगे। यहां तक हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस खत्म। ये सब स्टेप है एक मेटल को शुद्ध करने का। ये सारा स्टेप कैसे होगा, किस में इन्वॉल्व होगा, ये सब जानिएगा, पर धीरे धीरे बात को समझेंगे। पहले सारा हेडिंग लिख लीजिए। तीसरे में आते हैं। तीसरा क्या होगा? रिडक्शन, रिडक्शन टू फ्री मेटल। तीसरा क्या होगा? रिडक्शन टू फ्री मेटल। और इसमें आपका पहला स्टेप क्या होगा भाई? तो इसमें आपका जो पहला होगा दैट इज स्मेल्टिंग। इसमें आपका पहला होगा स्मेल्टिंग। फिर आते हैं दूसरा। दूसरा क्या होगा? रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, जिसको हम लोग गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका हो गया रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम में गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, ये हो गया। इसमें सी क्या होगा भाई? तो सी के रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो सी में हो जाएगा सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ये सारा स्टेप है, बिल्कुल चिंता मत करो, ये सारा स्टेप है। और ये पूरा स्टेप आपको लिखने नहीं आएगा। इस जितने स्टेप है हर किसी का आपको डेफिनेशन, नाम, मतलब, उसमें प्रोसेस, रिएक्शन, ये सब आता है। तो ये सब आप समझ जाओगे, चिंता मत लो। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। फिर चलते हैं, अगला स्टेप क्या होगा भाई? तो इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। हम लोग उस पर चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस पर चले जाएंगे। उसके बाद प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन और मेटल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन और मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड की हम लोग बात करेंगे। ये क्या होता है इस पर हम लोग जाएंगे, और इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं। ये होता है आपका हाइड्रोमेटलर्जी, ये होता है हाइड्रो मेटलर्जी, हाइड्रो मेटलर्जी ये होता है। उसके बाद चलेंगे एफ में, और एफ में हम लोग लिखेंगे अदर मेथड्स, कि भाई अलग से भी कुछ मेथड्स होगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। उसके बाद हम लोग चलेंगे चौथे स्टेप में। पहला क्या था? क्रस्टिंग ग्राइंडिंग, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा रिडक्शन, चौथा क्या है देखिए। चौथे में जाएंगे, अब होगा प्यूरिफिकेशन। आप उसको प्यूरिफाई कीजिएगा तो लिखेंगे प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अब इसमें क्या क्या आएगा भाई? तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। खाली स्टेप्स लिख रहे हो बेटा, इतना बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन मजा आएगा आपको जब ये सारा स्टेप एक एक करके डिस्कस करोगे ना। यही चीज एनसीईआरटी ने नहीं किया। उसने क्या किया ना, सारा कचरा एक जगह डाल दिया। अब मिक्स करके बच्चा पढ़ने में कंफ्यूज कर जाता है। मैं आपको एक एक स्टेप जब बता दूंगा तो सारी बातें एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। बाय लिक्वेशन, दूसरा हो जाएगा बाय लिक्वेशन, बाय लिक्वेशन, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद तीसरे में जाएंगे, बाय लिक्वेशन के बाद तीसरे में बाय डिस्टिलेशन, बाय डिस्टिलेशन लिखते जाइएगा, बाय डिस्टिलेशन। उसके बाद अगले स्टेप में जाइए, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस पर हम लोग चले जाएंगे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो जाएगा हम लोग का बाय थर्मल डिसोसिएशन,
बाय थर्मल डिसोसिएशन। हम लोग फिर इसमें जाएंगे बाय थर्मल डिसोसिएशन। उसके बाद हम लोग एफ में जाएंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दिमाग का दही हो रहा है ना, बाप रे सर कितना स्टेप्स लिख रहे हैं। यही तो बात है बेटा, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लिखते जाओ। उसके बाद जी, जी में आएगा मॉन्ड्स प्रोसेस, जी में आएगा मॉन्ड्स प्रोसेस। और उसके बाद एच, एच में आएगा वैन आर्कल, वैन आर्कल प्रोसेस। इसमें हम लोग जाएंगे वैन आर्कल प्रोसेस। उसके बाद आई में हम लोग जाएंगे जॉन रिफाइनिंग, आई में हम लोग जाएंगे जॉन रिफाइनिंग, जॉन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल, जॉन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा इतना स्टेप है। जब ये सारा स्टेप आप अच्छे से याद कर लोगे, जब ये सारा स्टेप आप अच्छे से समझ जाओगे, तब समझना कि हाँ अब जो है मैं कुछ जानता हूं। और ये सारे स्टेप्स के बाद ऑटोमेटिक आप खुद को, हाँ सर इतना स्टेप खत्म होगा तो चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा, बचेगा क्या। तो बारी बारी से शुरू करते हैं। डन। हाँ एक दो स्टेप तो कर ही लेते हैं, अभी टेंशन क्या है। तो एक दो स्टेप में से सबसे पहले तो नंबर वन की बात करते हैं भाई। पहला कौन सा, तो नंबर वन स्टेप के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, दैट इज स्टेप वन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो लिखते हैं नंबर वन, आपके लिए नंबर वन हो गया क्रशिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। अब क्या हुआ कि मान लीजिए, अभी हम स्टोरी की तरह चलने दीजिए। मान लीजिए आपने जमीन की खुदाई की, और खुदाई के बाद आपने बड़े बड़े पत्थर को निकाला जमीन के नीचे से, और किसी ने बोला यार इसके अंदर ना बड़ा उपयोगी मेटल है जो मुझे काम में लाना है। अब कैसे लाइएगा, तो पत्थर को सबसे पहले हम लोग ग्राइंड करेंगे, जितना एकदम उसको पूरा क्रश करके ग्राइंड कर देंगे ताकि एकदम पूरा फाइन पाउडर वो हो जाए। इसके पीछे का उद्देश्य भी है, आगे आपको पता चलेगा, लेकिन पहला काम वही करेंगे, क्योंकि जब तक उसको क्रश नहीं करेंगे तब तक अंदर वाला चीज बाहर कैसे आएगा। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप, समझ रहे हो बात को। तो अब इसके बारे में लिखता हूं यहां पर, इन दिस ऑपरेशन, इन दिस ऑपरेशन लार्ज लंप्स, मतलब जो टुकड़ा होता है आपका, लार्ज लंप्स आर रिड्यूस्ड, large lumps are reduced to small pieces, large lumps are reduced to small pieces followed by finely finely ground, फाइन मतलब बहुत ही महीन, ग्राउंड मटेरियल by using of crushers, by using of crushers and grinders। ये कोई बहुत खतरनाक बात मैंने नहीं लिख दिया कि भाई आपने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कोई बहुत खतरनाक स्टेप है जिसमें हम लोग बड़े बड़े लंप्स, जो मतलब चट्टान जो मिलेगा, टुकड़ा मिलेगा, उसे हम लोग पीस कर महीन बनाएंगे। सिंपल सी बात है यार, क्रशिंग ग्राइंडिंग क्या होगा, तो चूर के उसको पिस्ता बादाम रगड़ा पाउडर बना देंगे उसको सर, दैट इज। अब इसके बाद हम लोग के दूसरे स्टेप की बात होगी कि भाई नंबर टू स्टेप क्या होगा हमारा। तो नंबर टू स्टेप हमारा होगा कि भाई अब हम लोग घुस जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन में। तो कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर, आराम से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग, कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। अब ये जो है ये चला आपका असली खेल शुरू, कि यहां से अब जो मैंने पाउडर बनाया, जो मैंने ग्राइंड किया, अब उस ग्राइंडेड मटेरियल को मैं एक एक करके क्या करूंगा, तो मैं उसे कॉन्सेंट्रेशन स्टेप में, ड्रेसिंग में उसको इन्वॉल्व करूंगा। अब कॉन्सेंट्रेशन के अंदर बहुत सारा स्टेप था, तो अब जो भी स्टेप था नंबर वन में लिखता हूं यहां पर लेविगेशन।
तो पहला था, अभी अभी आपने सारा स्टेप्स लिखा, मैं सारे स्टेप्स को डिस्कस करूंगा। तो लेविगेशन, ये मेरा हो गया लेविगेशन और ग्रेविटी, लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन की मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में, सबसे पहला स्टेप में, नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला में लेविगेशन और ग्रेविटी से। याद कीजिए बचपन में या अभी भी जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो अक्सर बॉल जो आपका क्रिकेट का बॉल है वो जब कीचड़ में चला जाता है तो क्या करते हैं बताइए? आप क्या करते हैं? आसपास पानी नहीं है, नल नहीं, तो क्या करते हैं? जोर से उसे जमीन पर पटकते हैं। जैसे जमीन पटकते हैं वो दूर जाता है और कीचड़ जो है वो बाहर निकल जाता है बॉल से। ऐसा करते होंगे। कैसे होता है? तो बॉल बहुत भारी है और जब जोर से पटकते हैं तो हल्का मटेरियल नीचे रह जाता है। अब यूं कहें कि बॉल हल्का होकर ऊपर चला जाता है और भारी चीज नीचे रह जाता है और इस तरह से वो पूरा फ्रेश हो जाता है। सिमिलरली लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन भी ऐसा ही है। आपके उस जो क्रश किया आपने उसमें मिट्टी होगी, फालतू चीज होगा जो कि अब मैं सिंपली उसे बाहर निकालना है तो पानी से उसे धोना पड़ेगा। कैसे धोगे? अब सिंपली ऐसे एक एक करके धोगे नहीं, हार्ड वाटर फोर्स उसमें अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि सारा का सारा मिट्टी जो है वो धुल के बाहर चला जाएगा और आपका जो असली जो ओर वाला पार्ट है जिसमें क्वालिटी चीज बचा हुआ है वो आपका टिका रह जाएगा। तो इसे कहते हैं लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। हम पानी का पूरा बौछार कर देंगे। तो आइए मैं इसको अब लिखता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा ये भाई, तो इसमें लिखेंगे कि दिस मैथड, एक एक देखिए जितना भी बात लिखूंगा ना सब एकदम पॉइंट वाइज लिखूंगा जिससे आपको पढ़ने और समझने में मजा आए और सारी बातें क्लियर हो जाए। एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, एकदम बहुत मजेदार चैप्टर है यार, बहुत मजा आएगा और उसको मजेदार बनाकर पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, बोर मत होना। तो दिस मैथड इज बेस्ड, this method is based on the difference, this method is based on the difference in densities, difference in densities of the ore गैंग पार्टिकल। अब ये क्या मैंने लिखा? और गैंग पार्टिकल। जरा इस शब्द को अंडरलाइन करता हूं, जरा ध्यान से इसे पढ़ना। गैंग पार्टिकल, ये जो मैंने लिखा बेटा ये गैंग, GANGUE से गैंग प्रोनाउंसिएट कीजिएगा, गंगू या गैंगवी मत बोलिएगा। दिस इज गैंग पार्टिकल्स, मैं बार बार बोलता हूं दिस इज गैंग पार्टिकल्स, इसे गंगू या गैंगवी मत बोलना, नहीं तो फिर दिमाग का दही हो जाएगा क्या बोल रहे हो। जो गंदा सब्सटेंस है ना, जो वेस्ट सब्सटेंस है, जो जरूरी नहीं है, उसे गैंग पार्टिकल्स कहते हैं, फालतू वो नहीं। क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द ओर एंड द गैंग, ये ओर गैंग पार्टिकल्स कह सकते हैं या ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो ओर और गैंग पार्टिकल्स के बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस है उस पर ये बेस्ड मेथड है। गैंग मतलब फालतू चीज। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है? जो आपने पाउडर्ड ओर बनाया उसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर में। वो क्या करेगा? सारे गैंग पार्टिकल को उड़ा देगा और आपका ओर जो है एज इट इज रह जाएगा वहां पर, जो जिसका जरूरत है। मैं लिखता हूं द पाउडर्ड ओर, द पाउडर्ड ओर विथ गैंग पार्टिकल्स, द पाउडर्ड ओर विथ गैंग पार्टिकल्स, गंगू नहीं, with gang particles is introduced in the running stream of water. The powdered ore with gang particles is introduced in the running stream ऑफ वाटर। उसे रनिंग स्ट्रिंग ऑफ वाटर में आपने इंट्रोड्यूस किया। अब क्या हुआ? तो लाइटर इंप्यूरिटी, देखिए ऐसा नहीं है कि गैंग पार्टिकल्स का मतलब सिर्फ कीचड़ और मिट्टी होगा, उसके अंदर भी गैंग मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स वहां पर मौजूद, अंदर में भी, जो केमिकली हो सकता है। सपोज कीजिए कि मेरे मेटल में, आयरन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर सपोज कीजिए सिलिका बैठा हुआ है या कुछ और बैठा हुआ है, तो वो सब मेरे लिए अनवांटेड होगा। जो भी अनवांटेड, जो मेरी जरूरत का नहीं, वो सब गैंग पार्टिकल्स। तो इट्स नॉट ओनली कि लाइक सिर्फ इंप्यूरिटी में मिट्टी विट्टी ही होगा, बाकी अंदर वो नहीं भी होता है। तो हम लोग सब एक एक करके देखें, पहले बाहर की सफाई करो फिर अंदर की धुलाई करेंगे।
तो lighter impurity particles washed off lighter impurity particles washed off with water and heavier and heavier जो आपका heavier वाला है ore particles and heavier ore particles settle down जो भारी वाला है वो नीचे बैठ जाएगा settle down at the bottom वो आपका नीचे जो है बैठ जाएगा बॉटम में डन नेक्स्ट पॉइंट यूजुअली इंप्लॉयड फॉर मतलब इस मेथड को हम लोग किसके लिए अप्लाई करते हैं तो लिखेंगे यूजुअली इंप्लॉयड फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स में तो वो देखिए ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में एक और चीज देखते हैं फॉर एग्जाम्पल्स जनरली ऑक्साइड्स एंड अरे ये बात तो लिख ही दिया यार यूजुअली इंप्लॉयड फॉर तो अब दोबारा लिखने की क्या जरूरत है तो चलिए आपको तो अच्छे से पता ही है ना मैंने पहले ही बता दिया जिसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है हो गया चलो तो ये कहानी है बेटा और ये था आपका लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन तो ये था कंसंट्रेशन का पहला स्टेप आप हो गए गुड अब हम लोग दूसरे स्टेप पे जाएंगे अब यही सोचोगे लेकिन आज ही क्यों जाएंगे इंट्रोडक्शन था काफी था नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब गारंटी कहा जाता है कि अगर आपके बोर्ड में कोई सवाल आता है और आप उस पर दांव खेलते हैं तो वो उसमें से एक होगा मैग्नेटिक सेपरेशन और अगर मैग्नेटिक नहीं आया तो फ्रॉक फ्लोटेशन में कोई रोक नहीं सकता इस दोनों में से एक जरूर आएगा और इसके अलावा कैल्सिनेशन रोस्टिंग लीचिंग गजब स्मेल्टिंग ये सारे वो टर्म्स है ना बेटा जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और आता ही आता है तो देर किस बात की थोड़ा सा इंतजार करेंगे और अगले लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट डे अभी के लिए बस इतना ही हैव अ नाइस डे एंजॉय कीजिए